आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से स्टडी वीज़ा रिजेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे। सबसे पहले जो रीज़न आती है उसमें बेसिकली आपका जो रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी है, इसमें एडमिशन होना या ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई हम बस आपको बाहर भिजवा देंगे, जैसी तैसी फील्ड में भी आपका एडमिशन हो जाए। और उससे नुकसान ये होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो वीज़ा ऑफिसर देखता है कि भाई इस बंदे की फील्ड है बिज़नेस, आगे इसने एडमिशन लिया हुआ कंप्यूटर साइंस में। तो उसका नुकसान ये होता है बेसिकली कि वो कहता है कि आपकी इंटेंशंस जो है ना वो मुझे स्टडी की लग ही नहीं रही। उसकी मेन रीज़न वो ये देते हैं कि आपकी फ़ील्ड तो बैचलर्स में आपने और पढ़ा हुआ था, मास्टर्स में आप आगे चल के और पढ़ने लगे हैं। एक तो ये ऐसा आपने ध्यान में रखना है हमेशा कि आपका कोशिश पहले यही होनी चाहिए कि आपका आपकी रेलिवेंट फील्ड में जो है वो एडमिशन हो। सेकंड, इसमें हमारे पास रीज़न आ जाती है जी, मजिस्ट्रेट या एम्बेसी जो भी आपका केस डील कर रहा है, वो अगर आपको कोई ईमेल वगैरह करते हैं या कोई लेटर आता है आपको और वो आपसे कोई चीज़ मांगते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपसे मांगते हैं कि जी आपका जो स्पॉन्सर है आपके, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मंथली सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब बजाय उनको सीधा आंसर देने के आप उनको 4 पेपर एफबीआर के पकड़ा देंगे, 4 पेपर उनको प्लॉट के पकड़ा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअल में तो वो वक्ती तौर पे तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान इससे आपको होगा कि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट या आप कह लें कि वीज़ा ऑफिसर लेना चाह रहा था आपसे, वो इन्फॉर्मेशन आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं की। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है और ये रिसेंटली हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें सिर्फ गलत डॉक्यूमेंटेशन देने की वजह से स्टूडेंट्स को उन्होंने रिजेक्शन दिए। थर्ड जो इसमें रीज़न आता है वो है अननेसेसरी डिटेल्स देना, यानी जिस चीज़ की बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है वो आपने बिलावजह उनको आप बता दें। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं ऑस्ट्रिया की एग्जांपल दूँ, वैसे तो हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये सारे ही कंट्रीज़ पे अप्लाई होती हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया की बात करें ना, तो ऑस्ट्रिया के केस में हम जो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं वो ये होता है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट देनी है। नंबर 3 पे आपके पास एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आ जाएगा आपके स्पॉन्सर की तरफ से, उसके बाद उनकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें कोई हम मतलब नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते कि बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाएं या एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स लगाएं या कोई और इनकम का सोर्स लगाएं। ये जब मजिस्ट्रेट आपसे डिमांड करेगा या वीज़ा ऑफिसर, अगर किसी और कंट्री का केस है तो वीज़ा ऑफिसर अगर कोई इस तरह की चीज़ डिमांड करता है ना, तो उस केस में चल के फिर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको दें। इस स्टेप पे आप जितनी उनको कम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जो कि सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक्चुअल में आप जितनी कम उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास बाद में ऑप्शंस होंगे मज़ीद अपने डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड करने के। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी मुझे रेगुलर इनकम दिखाएं या कोई इसके अलावा आपका सोर्स दिखाएं, तो आपने तो ऑलरेडी हर चीज़ उनको दे दी होगी, ठीक है जी, तो आप फिर वो नया डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे। तो वो इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है और ये भी एक रीज़न बनती है रिजेक्शन का। अच्छा जी, नंबर 4 पे जो हमारे पास रीज़न आती है वो है बैंक स्टेटमेंट, और ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रीज़न्स है और इसकी वजह से अक्सर जो रिजेक्शंस आती हैं वो इसी की ही वजह से आती हैं। और इसमें बेसिकली ये होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से स्टूडेंट्स कई दफ़ा, एक तो ये है कि सिरे से वो मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना बैंक स्टेटमेंट की, उतनी वो सबमिट ही नहीं करते। और उसके अलावा इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि वो सबमिट तो कर देते हैं, पूरे पैसे दिखा देते हैं कि उनके पास हैं, लेकिन वो पैसे उनका कोई सोर्स वो सही तरह डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। और इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके स्पॉन्सर के पास पैसे आए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लॉट बेचा या कोई भी इस तरह से हुआ, तो पैसे आप उनके पास एक गो में लाएँ ना, या एक ही सोर्स से उनके पास आएँ। अब 4 मुख्तलिफ नामों से उनके पास पैसे आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट आप मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं या वीज़ा ऑफिसर को दे रहे हैं, और बायर आपके पास प्लॉट का ज़ाहिरा एक बंदा होगा, तो वो वीज़ा ऑफिसर या मजिस्ट्रेट भी सोचेगा कि यार प्लॉट तो एक था, लेने वाला एक था, ये 4 बंदों ने उसको क्यों पैसे दिए। तो ये चीज़ भी एक सस्पिशन क्रिएट करती है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल जो रिजेक्शंस आ रही हैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के केसेस में। उसमें बैंक स्टेटमेंट को मैं अगर कहूँ तो वो नंबर 1 पे है। फाइनल इसमें जो रीज़न है वो है इंटरव्यू, और ये स्पेसिफिकली उन कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है जहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू वगैरह होता है। और इसमें बेसिकली वो क्वेश्चंस जो आपसे करते हैं वो बहुत मतलब कह लें कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई रिलेटिव इस कंट्री में रहता है, अगर आप फ़ौरन उठ के बताएंगे कि जी मेरे फादर रहते हैं, किसी का होना उस कंट्री में इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नेवर अ प्रॉब्लम, लेकिन आप उस चीज़ को पेश किस तरह से करते हैं दैट कैन चेंज द थिंग्स फॉर यू, वो आपके लिए मसला बना सकती है। अब फॉर एग्जांपल
आप उनको बताते हैं जी मेरे फादर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रांस का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको बताएं जी मेरे फादर फ्रांस में होते हैं या मेरा बड़ा भाई फ्रांस में होता है, और साथ आप उनको ये भी कह दें कि जी मैं तो स्टडी के लिए जा रहा हूँ लेकिन मेरा मेन रीज़न ये भी है कि मैं उनके साथ जाके रहूँगा, सीधी रिजेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अगर आपसे वो क्वेश्चन करते हैं जी कि आपका आगे क्या इरादा है डिग्री कंप्लीट करने के बाद, पीएचडी करेंगे या जॉब करेंगे या क्या प्लान है आपका, आपने ठक से ये जवाब नहीं देना कि मैं पीएचडी करूंगा वहाँ पे या मैं वहाँ जाके जनाब आगे जॉब ढूंढूंगा। इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं बतानी। आपने सिंपल उनको बताना है जी कि मेरी स्टडी कंप्लीट होगी और मैं स्टडी कंप्लीट करके अपने मुल्क वापस आ जाऊँगा। कोई इधर उधर की बात लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। और उसके बाद वो कई दफ़ा ये भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट से, कुछ मुझे पता चला ऐसे केसेस में भी, कि आप आगे कहाँ घूमना जाना चाहते हैं यहाँ से आगे। अब बेसिकली देखा जाए तो ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, बंदा अगर आया हुआ है यूरोप में पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली वो घूमने जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी रीज़न बनाया और उनमें से एक स्टूडेंट ने आंसर कर दिया जी फॉर एग्जांपल जी मैं आगे नॉर्वे घूमने जाना चाहता हूँ या मैं आगे क्रोएशिया या स्लोवेनिया घूमने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि आपकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं, आपकी इंटेंशन स्टडी है ही नहीं। तो आपने जब भी वीज़ा इंटरव्यू में अपीयर होना है ना, तो आपका मेन जो फोकस है ना वो आपकी स्टडी पे ही हो। आप उनको बताएं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ के मैं अपने मुल्क वापस आऊँगा। अच्छा, एक मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि क्वेश्चन हुआ कि जनाब आपको अगर हम वीज़ा नहीं देते फॉर एग्जांपल तो आप क्या करेंगे, या अगर आपका इस कोर्स में अभी एडमिशन हुआ है और आपको इस पे नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, आप कोई और कोर्स ढूंढ लेंगे या कोई और कंट्री चूज़ करेंगे। ये सवाल मेरे से हुआ था, तो मैंने उनको बेसिकली आंसर किया कि जी मैं दोबारा अगले साल इसी कोर्स में अप्लाई करूँगा। रीज़न इज़ कि मैंने ये कोर्स बहुत अच्छे तरीके से छान फटक करके अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी वर्किंग करके मैंने ये कोर्स चूज़ किया, ये यूनिवर्सिटी चूज़ किया, कंट्री चूज़ किया। तो मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा से इसमें जो है ये कोशिश करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो थी ये एक्सेप्ट हो गई। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बेसिकली रिजेक्शंस आती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।